दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये ईवीएस पेडागाजी की 14वीं क्लास है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज देख लें। सीटेट सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आप सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को क्लास अटेंड करने में कोई समस्या ना हो। जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी वैसे वैसे क्लास की वीडियोस प्लेलिस्ट में हम सेव कर देंगे ताकि यदि आप किसी कारणवश किसी दिन की क्लास ना देख पाएँ तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो सभी क्लासेस मिल जाएं। दोस्तों जिन नियम सिद्धांत ट्रिक ट्राइवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव के माध्यम से हम आप लोगों को पेडागाजी सॉल्व करवाते हैं, इन्हीं नियम सिद्धांत ट्रिक ट्राइवर्ड का प्रयोग करके हम भी सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम दो बार अच्छे नंबरों से क्लियर कर चुके हैं। इसीलिए ये नियम आपको भी बताए जा रहे हैं ताकि आप भी सीटेट हो या यूपीटेट आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो दोस्तों आइए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम 11वें क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं जो इसके पिछले वीडियो में है। तो आज हम लोग 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षण जो समस्या नहीं है उसको हमको छांटना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव, दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक साधनों का उपयोग शिक्षण कार्यों में न होना, या संसाधनों की पर्याप्तता, या व्यक्तिगत अनुभवों की कमी। तो इसका कहने का मतलब है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है, ऐसी कौन सी है शिक्षण अध्ययन जो समस्या नहीं है। तो पहले हम समस्या को देख लेते हैं। दृष्टिकोण का अभाव रहेगा, उचित दृष्टिकोण का जब अभाव रहेगा तो इसका मतलब समस्या है। अगर सामुदायिक संसाधनों का उपयोग शिक्षण कार्यों में नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब समस्या है। व्यक्तिगत अनुभवों की कमी होगी यदि अध्यापक में या बालकों में तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जो समस्या है। लेकिन कौन सी समस्या नहीं है, तो ये है संसाधनों की पर्याप्तता। यदि संसाधन पर्याप्त रूप से बालकों को मिल जाएंगे तो वो संसाधनों का प्रयोग करके बालक अच्छे तरीके से पर्यावरण अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए तो ये जो है समस्या नहीं है। लेकिन ये हमसे कहा क्या रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है, तो यही चीज़ समस्या नहीं है। संसाधनों की पर्याप्तता जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं होती है। तो 12वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा छात्र उतने ही अधिक रुचि से सीखेंगे, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षण विधि का चयन करे जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। उपरोक्त कथन से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये कह रहा है कि इतना जो कोटेशन दिया गया है, जो कथन दिया गया है, शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा छात्र उतना ही अधिक रुचि से सीखेंगे, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षण विधि का चयन करे जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। उपरोक्त कथन से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आइए दोस्तों हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक, या दूसरा प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण में समस्याएं पैदा करने में सहायक है, या प्रेरणा के माध्यम से छात्रों को आपस में लड़ना सिखाया जाना चाहिए, या सभी शिक्षण विधियां प्रेरणा पर आधारित हैं। तो इसमें क्या कह रहा था, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इतना लंबा क्वेश्चन है तो जरूर फिर से पढ़ना पड़ेगा। शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा छात्र उतना ही अधिक रुचि से सीखेंगे, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षण विधि का चयन करे जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। उपरोक्त कथन से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आइए देखते हैं इसमें से। तो इसमें से आप कौन सा क्वेश्चन था, ये 13वां क्वेश्चन था। तो इसमें से आपको जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। तो ये जो होते हैं ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रेरणा होता है प्रेरणादायक होगा छात्र उतना अच्छे से सीखेंगे। जितना ज़्यादा शिक्षक जो प्रेरणादायक होगा छात्र उतने ही ज़्यादा से अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये यही ऑप्शन ये कह रहा है प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक होती
है। तो 14वें का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए, 13वें का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन से देखो, ये दोस्तों ये सब सीटेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न से संबंधित है ये। तो देखिए 14वां क्वेश्चन कहा क्या रहा है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य बोले तो या गृह कार्य आप इसको समझ सकते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, आइए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। या दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। या प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता होती है या है। या दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो हम आपको बताए थे कि एकमात्र जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये ऑप्शन हमारा कभी सही हो ही नहीं सकता। तो बचे ऊपर के 3 ऑप्शन, इनमें से कह रहा है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दत्त कार्य के द्वारा, गृह कार्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसमें 1 हमारा सही है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्णय करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, इसके हिसाब से हम भी आंसर कर सकते हैं। या आप इसको पढ़ करके भी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और विचारों का निर्णय या निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ये दत्त कार्य गृह कार्य का ये मतलब होता है कि बच्चे क्या करें, स्वयं सूचना को खोजें और अपने विचार का निर्माण करें और उन्हें उच्चारित करने का जो अवसर शिक्षक जो देंगे उनको एक अवसर प्रदान होगा। तो ये दत्त कार्य गृह कार्य का यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। उसके बाद भाई बहन इसमें दत्त कार्य से क्या मदद करेंगे बच्चों को। तो बच्चे जब भाई बहन ही कर देंगे तो बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद नीचे वाले सारे ऑप्शन गलत हैं, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वें का हमारा पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कह रहा है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने, यानी एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन कराती है या करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। यानी एक विज्ञान की शिक्षिका है जो श्वसन के प्रकरण को जो है पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और वह यह देखती है कि बालक जो है श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। तो यह किसके कारण हो सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। या दूसरा ऑप्शन है, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। या विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। या चौथा है, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो इसका जो है, एक शिक्षिका थी जो श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद जो परीक्षा का आयोजन करी थी, तो जो बालक थे वो श्वसन और सांस लेने में जो अंतर नहीं कर पाए थे। तो इसका कारण ये है कि वह कक्षा को प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी थी। या अगर शिक्षिका कहेगी कि हम तो समझाए, बालक नहीं समझे, तो हम क्या करें। ये मेन शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। शिक्षक का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक बालक को अच्छे तरीके से समझ में आए। जब तक बालक को समझ में आए, इसका मतलब ये होता है कि जो शिक्षिका या शिक्षक हैं वो अच्छे तरीके से बालकों को नहीं समझाएं। तो ऑप्शन उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को क्या करी, व्याख्यात नहीं कर सकी थी। इसके कारण बच्चे जो है श्वसन और सांस लेने में अंतर को नहीं समझ पाए हैं। तो 15वें का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद नीचे के तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक छात्र में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। यानी एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे जो हैं विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं।
उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। यानी इसका कहने का मतलब है कोई एक प्राइवेट या पब्लिक स्कूल है जो उसमें दृष्टिबाधित हो या विकलांग बालक हो या अच्छे बालक हो, या मान लीजिए इसका कहने का मतलब किसी भी प्रकार के बच्चे हैं जो एक क्लास में समेकित करके जब पढ़ाई हो रही है तो वो जो स्कूल है वो किस चीज़ का अनुपालन कर रहा है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। समवयस्क शिक्षा, या प्रतिपूरक अधिगम, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या समावेशी शिक्षा। तो इसमें हमारा 16वें का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो कह रहा है समावेशी शिक्षा। दोस्तों समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसके माध्यम से प्रत्येक बालक, वो चाहे मूक बधिर हो या दृष्टिबाधित हो या कैसे भी बालक हो, उसको जब सम्मिलित रूप से एक इकट्ठा करके जब शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है तो उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो वो जो स्कूल है वो सभी बच्चों को इकट्ठा करके शिक्षा कार्य करवा रहा है, तो वो किस चीज़ का अनुपालन कर रहा है, तो वो समावेशी शिक्षा का अनुपालन कर रहा है। तो हमारा 16वें का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसमें हमको निगेटिव छांटना है। तो इसमें निगेटिव छांटना है, तो आइए दोस्तों हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, या उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए, या उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, या उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुरूप नहीं है, यानी निगेटिव, उसको हमको छांटना है। तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है या निगेटिव है। तो आइए हम लोग दोस्तों ये ऑप्शन में जो ये कहा गया है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए, ये बात जो है बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता। यानी काम की दुनिया में बच्चों को प्रवेश के लिए ये वर्जित करना चाहिए, बच्चों को काम में नहीं लगाना चाहिए, बच्चों को स्वयं अपने अनुसार अध्ययन करना चाहिए। तो इससे बालक अच्छे तरीके से सीखते हैं, उनको काम की दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि छोटे बालक होते हैं। तो उनसे ये कह रहा है ऑप्शन, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ये बात गलत है। तो यही अनुरूप नहीं है, तो यही चीज़ हमारा 17वें का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। तो कौन सी जो है उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, या यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, या यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, या चौथा ऑप्शन दिया गया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो क्या इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती, इसमें भी निगेटिव हमको छाटना था, तो इसमें निगेटिव हो जाएगा। 18वें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा 18वें का जो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यानी यही बात हमारी ये चीज़ पूरा नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो शब्दावली होती है और परिभाषा होती है और ये जो बल देना होता है, फोर्स करना होता है, ये बालक को एक नकारात्मक भाव पैदा करता है और इससे बालक डरने लगते हैं और अच्छे तरीके से सीखते नहीं हैं। तो यही चीज़ हमारा ये कह रहा है कि उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करते। तो यही चीज़ आवश्यकता जो पूरा नहीं करती, बालकों को शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। तो यही चीज़ हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा जो है 18वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आइए दोस्तों 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है।
इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा कारण है, इसको हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, या पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, या कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, या संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम पर पाठ्यपुस्तकों की संतुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा कारण है? तो इसको हमको बताना है। तो सबसे उपयुक्त जो कारण होगा वो चौथा नंबर देखिए, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ये चीज़ ये क्या है? ये सबसे उपयुक्त कारण है। तो यही चीज़ हमारा 19वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसके बारे में हमको ऑप्शन दिया गया है, हमको छांटना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए, या रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, इसके माध्यम से आपको बताना है। तो हम आपको बता चुके हैं पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक में जो भाषा होती है वो सरल और क्या होनी चाहिए, बच्चों के मातृभाषा से मिलती जुलती रहनी चाहिए। इससे बालक जो होते हैं अच्छे से सीखते हैं। तो इसमें हमारा जो परिभाषाओं पर बल देना ये भी गलत हो गया, फोर्स कर रहा है, बालक को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। तकनीकी और औपचारिक भाषा होनी चाहिए, ये भी बात गलत है। टेक्निकल वर्ड हम यूज करेंगे तो छोटे बालक हैं वो कैसे सीखेंगे। फिर ये रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन बालक होगी, इससे भी बालक अच्छे तरीके से नहीं सीखेंगे। तो ऑप्शन हमारा तीसरा बचा है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। क्या? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा जो है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। इससे जो है बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो 20वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह क्या है, इसके बारे में हम ऑप्शन पढ़ते हैं। विषयगत है, या एकीकृत है, या समावेशी है, या ये सभी है। क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है, यह क्या है, या यह किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम जो है बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। तो ये उपयुक्त जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। कौन कौन से? विषयगत होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। तो ये उपरोक्त सभी ये जो सभी दिए गए हैं यही हमारा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की जो समग्र शिक्षा का कारण जो होता है विषयगत होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप आज ये विषय पढ़ाए कल वो विषय पढ़ाए, यानी इधर उधर नहीं पढ़ाना चाहिए। एक क्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहिए और सभी सब्जेक्ट को एकीकृत माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। और कोई भी बालक है, विकलांग है, दृष्टिबाधित है या किसी भी प्रकार का बालक है, उसको इकट्ठा करके जब शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है तो वो बालक सबसे अच्छे तरीके से शिक्षण ग्रहण करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो हमारा 21वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सीटेट दिसंबर 2018 में आया होगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। उसके बाद 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, या इसके बाद अगला ऑप्शन है या इसके द्वारा, कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त जो कारण है, सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमारा जो है वो है ये जो है पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित होता है। आइए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा था बच्चों को
बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि जो है बालकों को जो शिक्षा दे रहा है ये पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होना चाहिए। तो यही हमारा 22वें का तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। यानी मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए दोस्तों हम ऑप्शन में देखते हैं। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, या वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या लास्ट ऑप्शन है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मुस्कान जो है एक शिक्षिका है जो परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर क्या कर रही है, एक वाद विवाद का आयोजन कर रही है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो उद्देश्य जो है हमारा जो 23 का जो हम अभी ऑप्शन पढ़े हैं, जो 3rd नंबर कह रहा है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती। हम ये रोक नहीं लगाना चाहती, लेकिन ये संवेदनशील बनाना चाहती। क्योंकि दोस्तों जब इतना देख रहे हैं पोल्यूशन हो रहा है, तो वो जब डिबेट करवाएगी तो उसके माध्यम से बालकों को जब विपक्ष के लोग बोलेंगे कि हाँ जो सार्वजनिक जगह होती है या 2-4 किलोमीटर जब बालकों को या अभिभावकों को जाना चाहिए, तो वो अपने पर्सनल गाड़ी से ना जाकर वो क्या करें, वो जो सार्वजनिक साधन होते हैं उनका उपयोग करें, जिसके द्वारा ना तो ट्रैफिक में दिक्कत होगी और ना ही हमारा एयर प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण को भी बचाया जा सकता है। तो वो इसी कारण से वो डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है भविष्य में बड़े होकर जो 2-4, 10-20 किलोमीटर जाते हैं वो सार्वजनिक साधनों का उपयोग करें। इससे हमारा इन्वायरमेंट साफ और सुथरा होगा। तो ये इसी बात को वो संवेदनशील बनाना चाहती है। तो हमारा जो है 23वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है, यानी क्या चुनौती है? विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, या विद्यार्थियों को सूचना देना, या गृह कार्य देना, या विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करना। तो सबसे उपयुक्त जो ट्रिक के माध्यम से और टैगवर्ड के माध्यम से आप लगा सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। तो ये विद्यार्थियों को सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। तो यही होता है। तो 24वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यपत्रक देना, सूचना देना, गृह कार्य देना, तो ये होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त हमारा ये है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। यानी ये क्या है? तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को सीखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए शिक्षकों को, यानी शिक्षकों को बालकों के लिए अधिक से अधिक जो है सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। तो 24वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर। दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें जो होता है, जो ऑप्शन होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, इसी कारण से हमको 2-4 बार आपको पढ़ के हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को जो एक थॉट होता है वो बैठ जाए और आप लोग स्वयं ही आंसर खोजने का प्रयास करें। इसी प्रकार आंसर खोजा जाता है। एक फैक्चुअल इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है कि ये मतलब सन वाई या 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं। इसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको जो है आप अच्छे तरीके से 1-2 बार पढ़ करके ही आप आंसर कर सकते हैं। इससे जो होते हैं गलती करने की चांस बहुत कम हो जाता है। एक बार पढ़ेंगे आप आंसर लगा के अगर आगे बढ़ जाएंगे तो गलती होने के 100% चांस हो जाते हैं। इसलिए हम कई बार क्वेश्चनों को पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो 25वां क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है।
तो कौन सी वास्तविक चुनौती है, तो हम 25वें का पहला ऑप्शन देखते हैं। परिभाषाएं और जानकारी है, या अवधारणाओं का विवरण है, या विद्यार्थियों के लिए स्वयं को व्यक्त करने के अवसर हैं, या रटना सिखाना सीखना है। इसमें से क्या है, यानी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या होती है, इसको हमको बताना है। तो ईवीएस सीखने के लिए सबसे हमारी वास्तविक चुनौती जो है अवधारणाओं का विवरण। यदि जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए जो वास्तविक चुनौती होती है अवधारणाओं का विवरण, यदि अवधारणाओं का अच्छे से विवरण या विस्तृत रूप से बच्चों को अधिगम नहीं करवाया जाएगा तो बच्चे जो है ईवीएस को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते हैं। तो ये शिक्षकों के लिए वो एक चुनौती का काम करती है, जो अवधारणाओं को जो अच्छे तरीके से बच्चों को समझाते हैं, उनको एकीकृत माध्यम से और प्रैक्टिकल के द्वारा या दृश्य शब्द सामग्री के द्वारा जब सिखाया जाता है तो अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक क्या चुनौती होती है, क्या होती है, वह अवधारणाओं को का विवरण जो है ये वास्तविक चुनौती होती है। तो इसी कारण यदि आप अवधारणाओं को अच्छे तरीके से बताएंगे समझाएंगे तो बालक जो है अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये हमारा 25वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता कौन सी है, आपको पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, या यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, या यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, या प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। तो इसमें आपको छांटना था क्या, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे उचित विशेषता जो है यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना होती है। तो ऑप्शन 26 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी ईवीएस पेडागॉजी की छोटी सी क्लास। यदि आपको सारे क्वेश्चन या सभी सवाल समझ में आए हों तो आप अच्छे से तरीके से नोट करिए और अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।